देखो, लॉ ऑफ एजेंसी का टॉपिक चल रहा था क्लास 2, सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का लास्ट टॉपिक। क्या, कौन होता है एजेंट? जो किसी की तरफ से अपॉइंटेड होता है काम करने के लिए, काम करता है, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल है। एजेंट माइनर हो सकता है, हाँ, पागल हो सकता है, हाँ, पर मत बनाओ, क्योंकि गलत डील कर गया आप ही जिम्मेवार। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसने खुद के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, उसने क्या करवाना है? अपने प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है? कम्युनिकेशन करवाना है। प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी क्या होने चाहिए? मेजर, साउंड माइंड के, और कॉन्ट्रैक्ट के सारे फीचर होने चाहिए, लीगल पर्पस, लीगल कंसीडरेशन, तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्या एजेंट बनाने के लिए कंसीडरेशन होना जरूरी है? जरूरी नहीं है, फ्री में भी एजेंट रखा जा सकता है, अपन ने पढ़ा था। ओके, कौन एजेंट होगा? 182 कहता है कोई भी पर्सन एजेंट बना सकते हो जो दूसरे की तरफ से थर्ड पार्टी से डील करे। कोई भी काम आप सारे खुद नहीं कर सकते, आपका बिजनेस फैलेगा तो आपको क्या रखने पड़ेंगे? बंदे, जो आपकी तरफ से ऑथराइज होंगे, काम करेंगे। पर बंदे सोच समझ के रखना, गलत आदमी रख लिए, पैसे लेके भाग गए, जिम्मेवारी आपकी होगी। इसी सोच समझ के आप क्या है? बंदे अपॉइंट करना, एजेंट अपॉइंट करना। लिंक का काम करता है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच। ओके, जो मालिक को रिप्रेजेंट करता है वो होता है एजेंट। He who act through an agent is himself acting। जो एजेंट की तरफ से डील कर रहे हो, समझो आप खुद की डील कर रहे हो। क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ये लैटिन वर्डिंग थी इसकी। ओके, तो एजेंसी एक पर्सन जो खुद की तरफ से काम ना करके किसी और की तरफ से काम करता है, वो क्या होता है? एजेंट। पर एजेंट वही काम कर सकता है जो आपके विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस हो। किराने की दुकान है, किराना बेचने की डील कर सकता है, लोहे की डील कर सकता है क्या? नॉर्मली नहीं। इतनी कॉमन सेंस सामने वाले को भी होनी चाहिए कि आदमी व्यापारी किराने का है तो उसका एजेंट किराना ही डील करेगा, उसकी बिल्डिंग बेचने की डील करने की पावर होगी? नहीं, ये तो सामने वाले को भी सोचना चाहिए। और एजेंट, जैसे मान लो मैं दिल्ली में माल बेचता हूं, या मैं माल बेचता हूं मान लो यूपी में, लखनऊ में, तो मैंने एक बंदा अर्जुन अपॉइंट कर दिया लखनऊ में पैसे कलेक्शन के लिए। तो अर्जुन क्या करेगा? एज अ एजेंट उसे पैसे कलेक्शन के लिए जो भी काम करने पड़े करेगा। जैसे कि कोई आदमी पैसे नहीं दे रहा तो वकील को हायर कर सकता है एजेंट, हाँ, क्योंकि पैसा इकट्ठा करने के रिगार्डिंग जो भी लीगल काम करने की जरूरत है वो करेगा, और वो करेगा और पैसे हमसे वसूलेगा। जो भी खर्चे होंगे अपना कमीशन होगा। पैसे आए तो अपने खर्चे कमीशन काट के बाकी पैसे हमें देने के लिए वो लायबल है। ओके, पर्सनल काम नहीं कर सकता, वो सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। ओके, तो प्रिंसिपल जो काम खुद करता है वो खुद ना करके किसी और से करवा सकता है, जिसे अपन एजेंट कहते हैं, लीगली ऑथराइज्ड है, विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस वो काम कर सकता है। मेजर साउंड माइंड का होना जरूरी नहीं, पर अच्छा है मेजर बनाओ, ठीक है, ताकि कल को गलत डील कर रहे तो हम एजेंट पे तो केस डाल सके, वरना हम एजेंट पे भी केस नहीं डाल पाएंगे। कौन एजेंट बन सकता है? बात होगी। कंसीडरेशन जरूरी नहीं, बात होगी। प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? कैपेबल। प्रिंसिपल कैपेबल होना चाहिए, पागल ना हो। हु कैन बी द एजेंट? कौन एजेंट? एजेंट जैसा मर्जी बना लो, पर अच्छा रहेगा मेजर को बनाओ साउंड माइंड के, और फाइनेंशियल थोड़ा साउंड हो उसको बनाओ। ऐसे बंदे को बना लिया जो गलत डील कर ले, आप बर्बाद हो, जो आप उस पे केस करो तो कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा सोच समझ के एजेंट बनाना, ऑनेस्ट आदमी को बनाना, रिलायबल आदमी को बनाना। एजेंट अपनी अथॉरिटी को आगे डेलीगेट कर सकता है? नॉर्मली नहीं, क्योंकि एजेंट की स्किल देख के, उसकी पर्सनल नेचर क्वालिटी देख के रखा जाता है। वो ऐसी किसी को अपनी जगह एजेंट बना दे तो नॉर्मली अलाउड नहीं, पर उस एरिया का ट्रेंड ऐसा है कि सब एजेंट रखे जाते हैं। जैसे अंडर राइटर, कंपनी अपने शेयर बेचने के लिए क्या बनाती है? अंडर राइटर। अंडर राइटर वो होता है जो कहता है मैं बिकवाऊंगा शेयर, ना बिके तो मैं खरीदूंगा। अंडर राइटर गारंटी लेता है। तो अंडर राइटिंग में सारी दुनिया को पता है अंडर राइटर मेन कंपनी से डील कर लेगा। आगे क्या करेगा अंडर राइटर? आगे क्या करेगा? यस, अगले वो आगे बंदे रखेगा, कंपनी को भी पता है, सब अंडर राइटर बनाएगा। तो सब अंडर राइटर जो काम करेगा कंपनी लायबल है? यस।
क्योंकि वो ट्रेंड है। पर उस एरिया में कोई सब एजेंट का ट्रेंड नहीं है, गलत तरीके से पॉइंट किया गया, तो मालिक उस सब एजेंट के कामों के लिए जिम्मेवार नहीं। कौन जिम्मेवार है? एजेंट। एजेंट किसके लिए जिम्मेवार है? प्रिंसिपल। सब एजेंट और प्रिंसिपल का सीधा कोई लिंक फिर नहीं होगा। अगर ट्रेंड है उस एरिया का सब एजेंट बनाना, सही तरीके से पॉइंटेड है, देन ओके, फिर सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज सब एजेंट वैलिड होंगे। चलो, आपने माइनर को कह दिया 2.5 लाख से कम कार नहीं बेचनी, वो 2 लाख में बेच आया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, हाँ वो एजेंट है। आप 50,000 केस करके माइनर पे ले पाओगे? नहीं, इसलिए कहते हैं कि मेजर को एजेंट बनाया करो। ओके, अग्रीमेंट होता है, हाँ नॉर्मली अग्रीमेंट से होता है, पर कई बार अग्रीमेंट के बिना भी इंप्लाइड अथॉरिटी, जैसे एजेंसी बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट, कौन सा सेक्शन था एजेंसी बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट का? 237। यस, 189 किसी का था? 189 इमरजेंसी में एजेंसी। ओके, वो एजेंट नहीं थे तो भी इमरजेंसी में क्या मान लिए गए? एजेंट। नॉर्दर्न रेलवे, फिनलैंड रेलवे के केस में भी था, बटर खराब हो रहा था, रेलवे वालों ने बेच दिया, इमरजेंसी में एजेंट माने गए। टोमेटो खराब हो रहे थे, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। देख लो 237 एस्टॉपल और 237 होल्डिंग आउट, इनमें थोड़ा ही फर्क है। एस्टॉपल में तो मालिक किसी को कह रहा है ही इज माय एजेंट, और उसमें मालिक चुप है, सामने वाला कह रहा है मैं इनका एजेंट हूं, यानी मोर और लेस एक ही बात है। एक आदमी चुप है, सीधी बात, उसे एजेंट। देखो सुनो, वीर अक्सर ही मेरी तरफ से सामान की बुकिंग कर लेता है और मैं उस सामान के पैसे दे देता हूं, ये अक्सर चल रहा है, हालांकि मैंने इसे एजेंट बनाया नहीं। तो अब भी अगर ये सामान की बुकिंग कराया तो क्या मुझे पैसे देने पड़ेंगे? यस, क्योंकि ये ट्रेंड है, माना जाएगा, ऐसा है ना? यस। सुनो, मान लो ये एजेंसी बाय होल्डिंग आउट एस्टॉपल का एग्जांपल था। और सुनो, अंकुश किसी को विभिन्न को कह रहा है आई एम द एजेंट ऑफ सुमित, और मेरी लिसनिंग रेंज में कह रहा है, मुझे बात काटनी चाहिए ना? अगर अंकुश मेरा एजेंट नहीं है तो मुझे बात काट देनी चाहिए। अंकुश विवेन्यू को बोल रहा है ऊंचा और मेरी लिसनिंग रेंज में बोल रहा है, कहा है आई एम द एजेंट ऑफ सुमित। विवेन्यू कहता अच्छा सुमित का एजेंट है, सुमित को मैं जानता हूं, और वो सामान उधार दे देता है अंकुश को कल को, और अंकुश पैसे ना दे भाग जाए तो क्या मैं जिम्मेवार हूं? यस, मुझे बात काटनी चाहिए थी। वही एजेंसी बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट वही है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या एस्टॉपल था ना, वही एजेंसी है सेम। तो वो इमरजेंसी में टमाटो खराब हो रहे थे, बेच दिए, बताया था, तो क्या करते उस हालत में? इससे अच्छा टमाटो खराब हो जाते, बेचने पड़े तो सही है। क्या हुआ, एक ना शिप कार्गो, शिप में भरा हुआ माल, दैट्स कॉल्ड कार्गो, माल आ रहा था बोट पे, अब छोटे क्रूज पे, बारिश वारिश पड़ गई, बोट में थोड़ा बहुत पानी भी घुस रहा है, वजन बढ़ने लगा बोट का, डूबने का खतरा सताने लगा। उन्होंने जो शिप के छोटे क्रूज के कैप्टन वगैरह जो भी बंदे थे, उन्होंने थोड़ा सामान उठा के समंदर में फेंक दिया, क्योंकि वरना सारा डूब जाता। चलो थोड़ा फेंक दिया, थोड़ा क्योंकि इमरजेंसी में क्या करते, उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि ऐसा करना पड़ा, वरना सारा डूब जाता भाई, समझे? तो ऐसे एक्शन लेने पड़ जाते हैं। चलो, तो ये बता रहा था अपने को, एजेंसी एक्सप्रेस बोल के बात करके एजेंट रखा, तो वो क्या है? एक्सप्रेस एजेंसी, इंप्लाइड एजेंसी। अभी वीर वाला, वीर को मैंने अपना एजेंट बनाया ना, पर ये अक्सर ऑर्डर दे देता है, मैं पैसे दे देता हूं, तो इस बार भी अगर ये ऑर्डर दे दे, सामान ले ले, मैं पैसे ना दूं तो देने पड़ेंगे। यस, हालांकि ये मेरा रियल में एजेंट नहीं है, ना बोल के एजेंट रखा, पर ये हमेशा काम करता है, मैं उसको मानता हूं, तो ये क्या है? इंप्लाइड एजेंसी, मुझे अब भी मानना पड़ेगा। याद होगा बस के कंडक्टर की हेल्प के लिए एक लड़का टिकट के पैसे लेता है और उसके अकॉर्डिंग बस वाला टिकट देता है, तो क्या है? चाहे रियल एजेंट नहीं है पर एजेंट माना जाएगा। अक्सर वाइफ दुकान से कपड़े लेती है और हस्बैंड पैसे देता है, इस बार भी कपड़े ले गई, काफी ले गई, इस बार हस्बैंड इंकार कर रहा है पैसे देने से, क्या पैसे देने पड़ेंगे? यस, अंडरस्टूड है कि हस्बैंड है तो वो वाइफ उसके एजेंट की तरह काम कर रही है, कपड़े ले रही है, लाइवलीहुड के लिए जो सामान चाहिए, राशन कपड़े, वो ले सकती है, और पहले भी ले रही है, अब भी ले गई, तो पैसे हस्बैंड को देने पड़ेंगे। ओके, एक्सप्रेस बोल के बात करके रखा आपने, कहता आप दिल्ली में हो और आपका घर कोलकाता में है,
ए ने बी को ऑथराइज कर दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी देगी तो मेरा घर तू निगरानी कर, संभाल, मेरे घर का किराया और किराए पे दे दे, जो भी आपने क्या दे दी, पावर ऑफ अटॉर्नी। यानी आपने क्लियरली अपना एक एजेंट रखा दुकान घर की निगरानी के लिए, है ना। ऐसे एजेंट रखने आप खुद कर लोगे क्या, खुद मैनेज कर लोगे। अब एक नया ट्रेंड चला है, लोग क्या करते हैं, जैसे एक्स्ट्रा लोगों के पास पैसा तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो हिल स्टेशन और टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहां पे कोई घर बना के छोड़ लेते हैं, होम स्टे कह लो, होटल नहीं होम स्टे, होम स्टे का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। 2-2 3-3 4-4 कमरे होते हैं घर जैसे, वो 1-2 कमरा लोक लगा के रख लेते हैं, खुद गए रह गए या कोई रिश्तेदार आ गया उसको दे दिया, 2-3 किराए पे चढ़ा देते हैं ताकि खर्चा निकलता रहे। तो वो खुद संभाल लेंगे क्या, आप कहां बैठे हो, वो होम स्टे कहां है, तो बंदा रखने पड़ते हैं वहां 1-2 जिनको आपका एजेंट बना दिया जाता है, उनको मोल भाव की पूरी पावर होती है। कोई किसी किराए पे लेने आया, सीजन है तो महंगा किराए पे दे दिया, सीजन नहीं है सस्ता दे दिया, तो आप थोड़ी बार बार बात करोगे, वो लोगों को पावर होती है, वो आपकी तरफ से क्या है, मोल भाव भी कर लेते हैं, आपकी तरफ से क्या है, सामान खरीदना है, राशन खरीदना है, खरीदते हैं, तो वो जो भी काम करेंगे वो आपके ऑथराइज एजेंट हैं, क्योंकि आप सारे काम खुद ऐसे हालात में नहीं कर पाओगे। चलो क्या कस्टमर ने, कहते हैं कस्टमर है ऑफ अ बैंक विशेस टू ट्रांजैक्ट हिज बैंकिंग बिजनेस थ्रू एजेंट, द बैंक विल रिक्वायर रिटन एविडेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, विल नॉर्मली आस्क टू सी द रजिस्टर्ड ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। सुनो, मान लो मेरा बैंक में अकाउंट है लेकिन बैंक में जाने का मुझे टाइम नहीं होता, तो बैंक वाले मेरे किसी पर्सन से डील कर लेंगे। अगला कहता है क्या पता कल को तू हमें कह दे कि भाई तुमने कैसे डील कर लिया, तो मुझे क्या देनी पड़ती है, पावर ऑफ अटॉर्नी। एक लेटर बना के कंप्यूटर में रखा हुआ है कि यस जी ये अंकुश है, ये है, या ये है, ये है, XYZ जो भी, ही इज ऑथराइज्ड टू डील ऑन बिहाफ ऑफ मी, साइन मार के दे दिया, डेट डाल के, वो बंदा डील कर लेता। होता नहीं कई बार, मैंने एक दिन बहनों को कह दिया यार जाके मेरे अकाउंट में ये पैसे जमा करा दे, थोड़े पैसे हो तो बैंक जमा कर लेता है, ज्यादा हो तो बैंक जमा नहीं करता अनजान से, क्या पता मेरे अकाउंट में बेन्यू पैसे डाल रहा है, मेरे हो ही ना, कल को मैं फंस जाऊं, है ना। तो बैंक ज्यादा पैसे हो तो डालेगा नहीं, वो कहेगा जी आप सुमित के साइन वाला पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाओ कि सुमित ने ही आपको भेजा है, तो पैसे जमा करता है। क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, नौकरों के अकाउंट में करोड़ों रुपए मालिकों ने जमा करवा दी, यूपी साइड बड़े केस थे, पता लगा नौकर जो उनका था कब करोड़पति बन गया उसे भी नहीं पता, करोड़ों उसके अकाउंट में जमा कर दिए कि कल को इनकम टैक्स वाले आए तो नौकर को उठाएंगे, कोई नहीं, ना आए तो नौकर तो अपने बस में ही है, उससे चेकबुक साइन करा ली, बाद में जाके चेक से निकलवाते रहेंगे, समझ गए ना। नौकर को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, बाद में उससे क्या साइन करवा के रख ली, कई सारी चेक स्लिप, बाबूजी ने करवा ली साइन, उसको पता ही नहीं, साइन मार रहा चेक, खुश हो रहा है, भी आकाश चेक पे साइन मार दिए, मैंने भी चेक साइन मेरे भी चलते हैं। चलो जी, अब क्या होगा, अगर इनकम टैक्स का नोटिस आया, पैसे कहां से आए तो किसके पास आएगा, नौकर के पास, चलता रहेगा केस, मालिकों को क्या, ना किसी ने देखा तो नौकर से साइन तो करवा रखी है चेक स्लिप कई वाली, कई सारी, उसको यूज करके पैसे निकलवा लेंगे नौकर के अकाउंट से, समझ गए। तो बड़े केस हुए ऐसे, तो इसलिए बैंक ज्यादा पैसे किसी और से जमा नहीं करता, क्या लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी। आप अपने एजेंट को पावर दे रहे हो बैंक में डील करने से के लिए, तो वो बैंक क्या मांगेगा, रिटर्न अथॉरिटी दो कि तुम्हारी तरफ से ये ऑथराइज है, ऐसा। चलो, एक पार्टनरशिप है, सुनो 6 पार्टनर है, आप राम को ऑथराइज कर रहे हो चेक काटने के लिए, काम करने के लिए, बैंक कहता है हमें अथॉरिटी लेटर दो, हमें अथॉरिटी लेटर दो कि पूरी फर्म की तरफ से राम ऑथराइज है सारे काम करने के लिए, ताकि कल को कोई और ऑब्जेक्शन ना करे, ऐसा। इंप्लाइड होता है अंडरस्टूड वाली अथॉरिटी, रियल में एजेंट नहीं है पर अंडरस्टूड एजेंट माना जाएगा। जैसे अभी बताया, थर्ड पार्टी आपकी तरफ से डील करती है और आप उसे मान लेते हो, हमेशा की तरह अगली बार भी डील कर ले तो आपको मानना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर पाओगे। एक पर्सन आपकी तरफ से रेंट इकट्ठा करके लाके देता है, एक बंदा है किराएदारों से रेंट लाके आपको देता है, आप बड़े खुश हो, मेरा काम आसान कर दिया, अगली बार भी वो लोगों से रेंट लेके भाग गया, तो क्या ये रेंट पेड मान लिया जाए मालिक को, यस, वो इंप्लाइड एजेंट है, पहले भी रेंट इकट्ठा करता था ना, आपको देता था, आप खुश थे, बढ़िया काम है, शाबाश, चाय पिलाते थे उसको, इस बार भी वो किराया इकट्ठा कर गया, किराएदारों ने दे दिया,
लेकिन इस बार वो लेके भाग गया। अब वो लैंडलॉर्ड यानी प्रिंसिपल ये कहे कि वो मेरा एजेंट नहीं, तो सही बात नहीं है, वो इंप्लाइड एजेंट है। एक ही दुकान कहां है? सेलमपुर में दुकान है, रहता कहां है वो? कोलकाता, उधर ही कोलकाता में रहता है, सेलमपुर में दुकान है, और विजिट करता है दुकान पे, कभी कभार जाना हो पाता है उसका, क्योंकि दुकान सेलमपुर में है, बंदे छोड़े होंगे, खुद रहता है कोलकाता। शॉप कौन संभालता है आखिर? शॉप बी संभालता है अक्सर, और हैबिट है ऑर्डर देता है, बी सी से माल लेता है ए के नाम से। दुकान पे कौन बैठता है? संभालता है बी, और अक्सर वो ऑर्डर देता है सी नाम के आदमी को, किसके भी आप से? ए की तरफ से माल के ऑर्डर देता है, और पेमेंट भी ए के पैसे से देता है, ए की नॉलेज के अंडर। सुनो, दुकान पे कौन बैठता है? बी। अक्सर ए के नाम से, मालिक के नाम से सामान खरीदता है, किससे? सी से, और अक्सर सी को पेमेंट देता है कहां से? जो दुकान की सेल से पैसे आते होंगे ए के फंड से। तो ये क्या है? चाहे वो रियल एजेंट नहीं, बी को क्या माना जाएगा आपका? इंप्लाइडली एजेंट माना जाएगा। कल को वो भाग जाए, बी पैसे ना दे, तो ए को देने पड़ेंगे, यस देने पड़ेंगे। ए ने बी को कह दिया माल बेचने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी 50 से नीचे नहीं बेचना, लेकिन वो जल्दबाजी में 50 से नीचे बेच गया, तो क्या सेल वैलिड है? यस, बिकॉज ही इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ यू। आप पीछे माइनर वाला था ना, 2.5 लाख का 2 लाख में बेच गया, वैलिड सेल। एजेंसी बाय एस्टॉपल 237 बता दिया, जब एक पर्सन अपनी बातों से, बोल के या लिख के किसी और को विश्वास दिलाता है कि ये बंदा मेरा एजेंट है। सुनो, मान लो दिवांशु मेरा एजेंट नहीं, पर मैं विवेन्नु को कहता हूं कि दिवांशु मेरा एजेंट है, मैं रियल नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं ना, मेरा रोल एक्टिव हो गया, तो एजेंट माना जाएगा, ठीक है, और उसके थ्रू जो काम हुए वो भी क्या होंगे? वैलिड। ठीक, तो इसमें क्या, एजेंसी बाय एस्टॉपल में सेक्शन 237 प्रिंसिपल कोई बात कहता है इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली, और उस रिप्रेजेंटेशन, उस स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसको, हाँ इसको अथॉरिटी है माल बेचने की, चाहे रियल नहीं। थर्ड पार्टी प्रिंसिपल की बात पे विश्वास करके डील कर लेता है, तो क्या प्रिंसिपल बाद में पीछे हट सकता है? नहीं भाई नहीं, पीछे नहीं हट सकता। वही कह रहा है, ए ने बी को क्या बोला, पढ़ो। ए टेल्स बी विद इन हियरिंग ऑफ सी दैट ही ए इज सी इज एजेंट। सुनो, ए बी को कहता है कि भाई, ए टेल्स बी विद इन द हियरिंग ऑफ सी, सी को सुन रहा है, ए कहता है बी को कि मैं किसका एजेंट हूं? सी का। ए बोल रहा है, यहां ए बोल रहा है मैं एजेंट हूं, तो मालिक को बात काट देनी चाहिए ना, अगर एजेंट नहीं है। सी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, चुप रहता है। बाद में बी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है किससे? ए से, ये समझ के ये किसका एजेंट है? सी का। तो क्या सी बाद में कह सकता है मेरा एजेंट नहीं है? नहीं भाई, जब ये पार्टनरशिप में पड़ा ना, आई एम पार्टनर ऑफ द फर्म, फर्म के बंदे चुप हैं, वही चीज समझे ना। तो यहां पे ए क्या बोल रहा है? आई एम एजेंट ऑफ सी, सी की रेंज में बोल रहा है, सी को सुन गया, सी बात नहीं काटता और चुप है, तो इसका मतलब सामने वाले बी को क्या लगा? हाँ ओके है, ये ए किसका एजेंट है? सी का। डील कर लेता है। कल को सी इनकार कर सकता है कि ये तो मेरा एजेंट नहीं, नो, एजेंट माना जाएगा। सी बाउंड है उस ट्रांजैक्शन से, पीछे नहीं हट सकता। क्लियर? वो ए ने बी को माल दिया कि इससे सस्ता नहीं बेचना, अब ये सस्ते वाली बात सामने वाली पार्टी को पता नहीं, बी सस्ते की डील कर लेता है, तो क्या वो डील फाइनल है? यस यस, इससे आप पीछे नहीं हट सकते। तो 237 एक ही सेक्शन है, दो बातें, एस्टॉपल या होल्डिंग आउट, एक ही बात है, एस्टॉपल या होल्डिंग आउट में। क्लियर? तो प्रिंसिपल को मानना पड़ेगा कि यस ये आपका एजेंट है। अक्सर एक्स एक लोकल आदमी को, अपने नौकर को माल उधार खरीदने के लिए अलाउ कर देता है। अक्सर हर बार नौकर माल लेता है, मालिक पैसे दे देता है। इस बार भी नौकर ने माल खरीदा और मालिक कहे मैं पैसे नहीं देता, गलत बात। तुम वो माल खरीद रहा है, तुम उसे रोकते क्यों नहीं? तुम सामने वाले को डांटते क्यों नहीं कि मेरे नाम से माल ना दिया करो, मैं जिम्मेवार नहीं। अब पालाराम है, अक्सर मान लो मेरे नाम से माल लेने जाता है, ले आता है और मैं पैसे दे देता हूं। इस बार भी माल लिया और इस बार मैं कहूं मैंने नहीं कहा, तो नहीं चलेगी भैया, पैसे देने पड़ेंगे।
पहली बार माल लेने गया मैं तभी डांट देता, नहीं लेना उधार अपने माल, सामने वाले को कहता जी मेरी तरफ से कोई पावर नहीं है इसको, मैं जिम्मेवार नहीं आगे से, फिर वो लेता तो मैं जिम्मेवार ना होता, पर वो पहले कितना माल ले रहा है, मैं पैसे दे रहा हूं, इस बार मैं कहूं मैं नहीं देता, पैसे देने पड़ेंगे, मानना जाएगा पार्टनर, चाहे वो रियल में नहीं है। इस बार उसने नौकर ने 10,000 का माल खरीदा, तो क्या मालिक लायबल है? यस, मालिक इनकार नहीं कर सकता। ये अब देखो, इफ पीएल प्रिंसिपल क्या करता है, कई महीने तक सुनील को उधार माल खरीदने के लिए रोकता नहीं, प्रसाद से माल खरीदता है बार बार सुनील, और पीएल पैसे दे देता है। पीएल बाद में रिफ्यूज कर सकता है प्रसाद को कि भाई ये सुनील मेरा एजेंट नहीं, नो, सुनील क्या माना जाएगा पीएल का? एजेंट, क्योंकि पहले भी माल खरीद रहा था सुनील और आप पैसे दे रहे थे उधार के, तो अब भी आपको देने पड़ेंगे। क्लियर? अब सुनो, अच्छा केस, क्वेश्चन नंबर 1, के न्यू दिल्ली में अपने एजेंट एम को माल उधार खरीदने के लिए मोहन एंटरप्राइजेज मुंबई के लिए कहता है, और बाद में के उसकी पेमेंट दे देता है। सुनो, के ने किसको कहा? अपने एजेंट एम को। के कौन है? प्रिंसिपल। एम कौन है? एजेंट। मोहन एंटरप्राइजेज मुंबई से माल उधार खरीदने के लिए बात करता है, और एम मोहन से माल खरीद लेता है मोहन एंटरप्राइजेज से, प्रिंसिपल के क्या है? पैसे दे देता है। इस बार प्रिंसिपल ने क्या किया? इस बार प्रिंसिपल ने एम को कैश दे दिया, ले भाई जाके कैश ले ले मोहन एंटरप्राइजेज से, पर एम ने क्या किया? पैसे जेब में रख लिए और जाके मोहन एंटरप्राइजेज से क्या किया? उधार माल ले लिया। अब क्या प्रिंसिपल लायबल है? यस। अगले सामने वाले को क्या पता कि तूने इस बार कैश दिया एजेंट को, एजेंट जेब में रख के बैठ गया, उधार माल खरीद ले, तो क्या प्रिंसिपल को पैसे देने पड़ेंगे? यस। पहले भी उधार खरीदता था, पैसे देते थे, अब भी उधार खरीद गया, हमें क्या पता, पैसे प्रिंसिपल को देने पड़ेंगे। तो 237 समझ आया? वही है एस्टॉपल वर्ड, कितनी बार बताया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, हाँ जी अंचल बताएंगी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में एस्टॉपल का रूल कहां लगा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कहां लगा एस्टॉपल का रूल? हाँ जी दिव्यम, एस्टॉपल का रूल लगा था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, लगा था कब? हाँ, नेमो डेट को नॉन हैबिट के एक्सेप्शन में लगा था। कोई बंदा आपका माल बेच रहा, आप चुप हो, मालिक नहीं है फिर भी, तो आपकी हाँ में हाँ है, एस्टॉपल। एजेंसी में ले गया, किसी को बता रहा है हाँ जी ये मेरा माल है ले लो, जबकि एजेंसी वाले चुप हैं, वो बात काटते नहीं कि इस पे क्या हमारा लीन है या कुछ, तो समझो लीन वैलिड नहीं है, एस्टॉपल से वो ले जाएगा सामने वाला सामान। ओके, एजेंसी बाय नेसेसिटी और इमरजेंसी। इमरजेंसी बता दिया, टोमेटो वाला एग्जांपल, रेलवे का बटर बेचना पड़ गया क्योंकि हालात ऐसे थे, एजेंट नहीं है तो भी क्या मान लिया जाएगा इमरजेंसी में? एजेंट। सेक्शन 189 ऑर्डिनरी प्रूडेंस के साथ काम किया। राम ने अपने एजेंट श्याम को कहा था माल बेचना है, ठीक है, पटना में किसी को, लेकिन रास्ते में उसको फील हुआ कि पटना माल पहुंचेगा नहीं, मौसम खराब है, खराब हो जाएगा, उसने रास्ते में सस्ता करके बेच दिया, तो क्या वो गलत है? नहीं, हालात ऐसे थे, वैलिड। क्लियर? जैसे मान लो क्या आपका एजेंट, आप बाहर गए हुए हो, एजेंट यहां है, जंगल में आग लगी या पास में आग लगी, माल क्या है? जल जाता, आपने फायर ब्रिगेड या बंदे लगा के खर्चा दे के आग से सामान खराब होने से बचा लिया, क्या एजेंट ये पैसे वसूलेगा मालिक से? यस। हालात ऐसे थे कि ये सब फैसले करने पड़े, जैसे बारिश के मौसम में पानी ज्यादा गिरने से अंदर आ सकता है पानी, तो एजेंट ने क्या किया? दुकान के आगे मिट्टी की ट्रॉली गिरवा दी। क्या गलत है वो? क्या वो पैसे मालिक से ले पाएगा? यस। क्या करता है इमरजेंसी में? जिस एजेंट को आपका माल बेचने की पावर हो, जरूरत पड़ने पे रिपेयर भी करवा सकता है। यस। आपने एजेंट को कहा हुआ गाड़ी बेचा, जाके दिल्ली ले गया वो, लेकिन दिल्ली जाते जाते गाड़ी में ना कोई पंचर या कोई टायर खराब हो गया, उसने ठीक करवा लिया, तो क्या वो प्रिंसिपल उसके पैसे देने के लिए लायबल है? यस। जब एजेंट को बेचने की पावर है तो रिपेयर करने की पावर तो होएगी ही। सिम एंड कंपनी और मिडलैंड रेलवे के केस में क्या हुआ था? बटर बेच दिया था रेलवे वालों ने। क्यों? ट्रेन रास्ते में जंगल में खराब हो गई, मालिक से बात हो नहीं पा रही कि उससे पूछ ले क्या करना है, फोन नेटवर्क नहीं,
बटर गर्मी में मेल्ट होके खराब बह जाता तो उन्होंने आसपास के गांवों को आधे पौने रेटों में बेच दिया बटर। तो क्या गलत किया उन्होंने? गार्ड ने नहीं। और जो बेच के पैसा है आपको दे देंगे। आपको जी मेरा लॉस हो गया, भैया और ज्यादा लॉस होता ना बेचते तो। बताया था ना जम्मू श्रीनगर हाईवे, वहां एक जवाहर टनल है, बहुत फेमस, बहुत पुरानी टनल है, कई किलोमीटर की, एशिया की सबसे बड़ी टनल बताते हैं। जवाहर टनल ब्लॉक हो जाती है, जैसे अभी कल परसों बर्फ स्नोफॉल शुरू हुआ है पहाड़ों में, वो रास्ता बंद इतनी जबरदस्त तरीके से हो जाता है टनल के दोनों तरफ कि कई कई दिन ट्रक फंस जाते हैं, 10-10-15 दिन। क्यों? बर्फ, इतना बड़ा हाईवे 300 किलोमीटर, वहां बर्फ पड़ जाएगी तो वो हाईवे क्या है, कब साफ हुआ? और जब साफ करते हैं ना वो तब करते हैं जब वो बर्फ स्नोफॉल रुक जाए। वहां तो पड़ती रहती 8-8 6-6 फुट बर्फ जमा होगी, कब वो मशीनों से साफ करेंगे? टाइम लगता है। तो ऐसे हालात में ट्रक वाले क्या करते हैं, इमरजेंसी में कुछ डिसीजन ले लें तो गलत नहीं है। जैसे चिक्स लदे हुए थे ट्रक में बेचने के लिए, लेकिन वो रास्ते में ट्रक फंस गया, अब उनको दाना कौन डाले, मर जाएंगे वैसे भी ठंड में। तो उस ड्राइवर ने सारे आसपास के गांव में सस्ते रेटों में बेच दिए। तो जो जितने में बेचे वही सही, क्या इलाज है, वरना वो मर जाते, खराब हो जाते। तो कभी कभी इमरजेंसी में ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। सिम्स एंड कंपनी और मिडलैंड रेलवे कंपनी में ये डिसाइड हुआ। ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे वर्सेस स्वाफील्ड का केस है। कौन सा? ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे कंपनी एंड स्वाफील्ड। इसमें रेलवे पे हॉर्स आए, घोड़े आए, अब वो लेके नहीं गया बाय चांस, जिसके हैं बिल्डर मालिक। अब रेलवे के स्टेशन मास्टर घोड़े को कहां रखे? उसने किसी स्टड फॉर्म में घोड़े खड़े करवा दिए, उसका चारा चूरा का खर्चा दे दिया। वो चारे के खर्चे मालिक से वसूल सकता है, कल को मालिक आया, यस। क्या करता भाई इमरजेंसी में घोड़े का? तू तो लेने नहीं आया। कहता जी मेरे घर में कोई बीमार हो गया था तो नहीं मैं आया। तो हम बोल क्या करते घोड़े का? हमने स्टड फॉर्म में खड़ा कर दिया, जो खर्चा दिया स्टड फॉर्म वाले को, स्टेबल कीपर को तू दे। ले सकते हो, यस, क्लियर। अब सुनो, राम ने कुछ माल की ड्यूटी लगाई, टोमेटो रूरल फार्म से सिटी में लेके जाने थे। हैवी रेन होगी रास्ते में, राहु लेके जा रहा है और वो फंस गया रास्ते में। टोमेटो सस्ते बेचने पड़े, जाम लग गया, रास्ते बंद हो गए। तो क्या करे? टोमेटो आपको पता है ऐसी चीज है, ज्यादा देर लाइफ नहीं होती उसकी, खराब होने के चांस थे। उसने बेच दिया पूरा ट्रक सस्ता करके। तो क्या ये सही हुआ? इमरजेंसी है भाई, सेक्शन 189, वो क्या करता वरना खराब हो जाते। सही डिसीजन है, एक्ट इन इमरजेंसी। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय लॉ, जैसे पार्टनरशिप में हर पार्टनर पार्टनरशिप का क्या माना जाता है? एजेंट। एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है दोनों। क्यों? क्योंकि कोई डिसीजन, खासकर कौन सा पार्टनर? वर्किंग पार्टनर। अगर वो कोई डील कर ले तो फर्म को माननी पड़ेगी, यस। तो हर पार्टनर, लो कहता है, एजेंट मान लिया जाता है जब तक कि कोई अलग से बात ना हो। तो वो डील करके फर्म उसको मानने के लिए बाइंड है, यस। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन वर्ड सुना? हाँ जी, बताइए, एक मिनट। हाँ जी मंजीत, रेटिफिकेशन वर्ड, एक मिनट सुनो। हाँ जी, क्या है? सुनाऊंगा। रेटिफिकेशन अभी सुना है, ज्यादा दिन नहीं हुए। हाँ जी, माइनर वाले में था, क्या था वैसे रेटिफिकेशन? हाँ, वैलिड नहीं है। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट था, मेजर होने पे कंफर्म करवा लिया, साइन द्वारा करा लिए तो वैलिड नहीं। रेटिफिकेशन होता है कंफर्म करना उस बात को। सुनो, मान लो मैंने कहा नहीं, लेकिन वीर और दिवांशु पार्किंग के लिए शेड डालने की बात कराई। कहा हमारे व्हीकल गर्म हो जाते हैं गर्मी में, शेड डालेंगे। सर्दी में तो बढ़िया है, प्रे करते हो भी धूप आ जाए, और गर्मी में यही धूप मुश्किल लगती है। चलो, इन्होंने ना शेड की बुकिंग कराई, शेड डलवा ली। हालांकि मैंने कहा नहीं, खुद से ये काम करने गलत, पर मैंने रेटिफाई कर दिया। मैंने कहा ओके, ये मेरी तरफ से, मैं पैसे दे दूं। तो दैट इज रेटिफिकेशन, यानी आपने उस काम को क्या कर दिया? कंफर्म कर दिया। हालांकि एजेंट ने बिना पूछे किया था, पर अपन ने उस पर मोहर लगा दी, ओके एक्सेप्टेड, भी शेड डलना ही था, चलो कराए बच्चे डील, कोई बात नहीं, वैलिड। तो रेटिफिकेशन यही है कि एक आदमी आपका एजेंट होने के तरह दिखावा करता है और आगे डील कराता है,
और आपको जब बात पता लगती है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, तो वो जो डील है वो क्या बन जाएगी? वैलिड डील, आपकी तरफ से डील मान ली जाएगी, रेटिफिकेशन। ठीक, चाहो तो आप इसको मानने से क्या कर दो? इनकार। मान लो ये जो शेड की बात कर रहा है वो बड़ा मजबूत शेड बुक कर रहा है 2 लाख रुपए वाला। मेरे जब पता लगा, मैंने कहा चलो शेड तो ठीक भैया, 2 लाख रुपए अपने क्या करना है, अपने तो धूप से बचना है, शेड कई तरह से बन जाता है ना। तो कहने का मतलब 2 लाख वाला मैंने मानने से इनकार कर दिया, भैया नहीं। तो इनकार कर सकता हूं? यस। मैंने कब कहा? सामने वाले को कहो मैंने कब कहा? आज तक आए कभी ये डील करने मेरे नाम से? नहीं ना, तो डील वैलिड नहीं, आप इनकार कर सकते हो। तो यही कह रहा है, पर आप उसे मानना चाहो तो मान लो, वो कॉन्ट्रैक्ट आपकी तरफ से क्या हो जाएगा? वैलिड। तो बता रहे, एग्जांपल पढ़ो सेक्शन 197 का। क्या? ए ने बिना पी से पूछे, पी प्रिंसिपल होगा, ए ने बिना पी से पूछे कुछ माल खरीद लिया पी के नाम से, पी को आजादी है चाहे इस माल को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दे, या अगर आपको ये सामान पसंद है इसे रेटिफाई कर दो कॉन्ट्रैक्ट को। ये कॉन्ट्रैक्ट पी प्रिंसिपल की तरफ से मान लिया जाएगा अगर पी ने क्या कर दिया? इसको रेटिफाई, एक्सेप्ट कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। ये बियॉन्ड अथॉरिटी काम है ना, कहानियां हमने, फिर भी ये बुकिंग करके आ रहा है, पर पी चाहे तो रिजेक्ट करते, भाई मैं नहीं देता पैसे, इसी से मांगो, मेरा माल नहीं है, मैं नहीं लेता। पर आपने माल ले लिया, माल ले लिया मतलब आप इशारा कर रहे हो कि पसंद है, पैसे देने पड़ेंगे। रेटिफिकेशन का मीनिंग समझा रहा है कि उस ट्रांजैक्शन को क्या कर देना? कंफर्म कर देना ही क्या है? रेटिफिकेशन। जो एजेंट ने बिना अथॉरिटी की है, या जो आपका एजेंट ही नहीं है फिर भी डील आपके नाम से कर रहा है और आप उसे क्या कर देते हो? एक्सेप्ट कर लेते हो, कंफर्म कर देते हो, तो इसका मतलब वो एजेंसी क्या है? वैलिड है। तो यही कह रहा है, प्रिंसिपल बाउंड एजेंट के कामों के लिए अगर प्रिंसिपल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, रेटिफाई कर दिया है, शुरू से रेटिफिकेशन होगी। मतलब मान लो कॉन्ट्रैक्ट किया एजेंट ने 1 जनवरी को, 2 बार माल खरीद गया मेरे नाम से, 25 जनवरी को मैंने कर दिया हाँ ओके मंजूर है, ये डील वैलिड, तो 1 जनवरी से सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वैलिड। आप छांट के नहीं कर सकते, 4 डील की उसने मेरे नाम से, 2 में फायदा दिख रहा है, मैं कहूं हाँ ये मंजूर है, मेरी डील है, 2 मैं नहीं मानता, ऐसे नहीं होगा। सारा रिजेक्ट या सारा ही एक्सेप्ट। आप शुरू से एक्सेप्ट करेंगे अगर किया तो वैलिड है, तो शुरू से सारे कॉन्ट्रैक्ट वो रेटिफाई हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे। एग्जांपल पढ़ो, टी जिसको पावर नहीं, अथॉरिटी नहीं है, गुड्स खरीद लेता है एल की तरफ से, एल ने कहा नहीं है टी को, पर फिर भी टी माल खरीद लेता है किसकी तरफ से? एल की तरफ से। आफ्टरवर्ड बाद में क्या होता है? एल ये माल किसको बेच रहा है? के को। ये बेचने की डील करके एल ने क्या इशारा कर दिया है कि माल जो है मुझे एक्सेप्टेड है, तो ही तो आगे बेचने की बातें कर रहा है उस माल की। तो इससे पता लगता है एल का बिहेव प्रूव करता है उसे टी की ट्रांजेक्शन क्या है? रेटिफाई कर दी है, मंजूर है। समझ गए? शुरू से ही वैलिड हो जाएगी। एक्स जो कि क्या है? एजेंट है किसका? हु इज वाइज एजेंट। 10 जनवरी को माल खरीदता उधार जेड से, बिना वाई से पूछे, अपने प्रिंसिपल वाई से पूछे बिना, कह रहा क्लियर, पूछे बिना माल उधार खरीदने की 10 जनवरी को डील करता है। आफ्टर द परचेज 20 जनवरी को वाई बता देता है एक्स को कि भाई ठीक है, ही विल एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे फॉर द परचेज, ठीक है। तो ये ना कब से वैलिड मान ली जाएगी? 10 तारीख से, यानी कि वो डील कब की थी एजेंट ने? 10 तारीख को। तो आपने जब रेटिफाई कर दिया तो शुरू से वो सारी डील उस आदमी की क्या हो जाएंगी? कंफर्म हो जाएंगी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आपने 20 को एक्सेप्ट किया, ओके, तो 20 से नहीं 10 से ही वो डील सारी क्या हो जाएंगी एजेंट की? आपकी तरफ से मान ली जाएंगी, आप बाद में इनकार नहीं कर सकते। पढ़ो, वाइफ ने साड़ियां खरीदी हैं, हस्बैंड को देने पड़ेंगे पैसे। यस, लोग कहते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी है हस्बैंड की तरफ से उसे राशन पानी, घर का कपड़े वगैरह खरीदने की। मैरिड वुमेन जो है उस एज्यूम कर लेता है लोग कि उसका खर्चा हस्बैंड को उठाना है, शादी करो ना वरना खर्चे नहीं उठा सकते। तो मैरिज की है तो खर्चे उठाने पड़ेंगे, और रोजमर्रा के खर्चे, वाइफ उधार खरीदाई तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लो कहता है। नेक्स्ट, रेक्विजिट या एसेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन। सुनो,
भाई हम कोई चीज रेटिफाई करते हैं जो एजेंट ने हमारी तरफ से डील की। पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, लीगल। मान लो कोई स्टूडेंट एक्स मेरी तरफ से अफीम खरीदने की डील कराया, मैंने पूछे बिना कि अफीम की डील है, मुझे लगा कोई सामान होगा, मैंने कहा वैलिड है, वैलिड है, मुझे मंजूर है। गलत। रेटिफिकेशन सिर्फ किस कॉन्ट्रैक्ट की होगी, जो लीगल है। पूरी बातें बताए बिना छिपा के मुझसे प्रूव करवाया गया, मुझे पूरी बात से अनअवेयर रखा गया कि आखिर डील किसी की है, तो उस रेटिफिकेशन का कोई मीनिंग नहीं। रेटिफिकेशन होगी शुरू से होगी सारे कामों की, और रेटिफिकेशन सब कामों की होगी या सब कामों की नहीं होगी। छांट छांट के आप आधे काम कहो कि मेरी तरफ से है वैलिड, आधे ना करो ना, ये नहीं चलेगा। ओके, तो 198 से 200 है ये रिक्विजिट। एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली, इंप्लाइड बताया ना, आप आगे बेचने की डील कर रहे हो तो क्या ये इंप्लाइडली है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मंजूर है, रेटिफाई आपने कर दिया है। तो एक्स ने वाई से पूछे बिना माल खरीदा, वाई ने कहा नहीं कुछ, एक्स ने माल खरीद लिया वाई के लिए, आफ्टर वाई उसको जेड को बेचने की डील कर रहा है, तो इसका मतलब वाई ने वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, एक्स वाला रेटिफाई कर दिया है। ए ने बी की अथॉरिटी के बिना, ए कौन है, एजेंट, बी से पूछे बिना उधार पैसा दे दिया, किसको, सी को। ए ने उधार पैसा किसको दिया, सी को, मालिक बी से पूछा भी नहीं, लेकिन बी चुपचाप इंटरेस्ट ले रहा है, सी से क्या ले रहा है, इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट लेना क्या प्रूव करता है कि लोन को तुमने क्या कर दिया है, रेटिफाई, अप्रूव कर दिया है। तो ब्याज किस चीज का ले रहे हो भाई। मान लो एक बंदे को मैंने कहा ही नहीं घर किराए पे चढ़ा दे, बेचने पे लगा रखा है मैंने, वो बंदा किराए पे चढ़ा दे मेरे से पूछे बिना, और महीने बाद किराएदार किराया देने आया 15,000 मैंने ले लिया, तो ये क्या प्रूव करता है कि मुझे इंप्लाइडली मैंने एक्सेप्ट कर लिया है वो किराए पे देने का अग्रीमेंट। किराया क्यों लिया वरना आपने, ठीक है ना, ये इंप्लाइड है कि आपने एजेंट की एजेंसी को क्या कर दिया है, अप्रूव। आगे चलो 198 क्या कहता है, ये कहते हैं रेटिफाई किया कॉन्ट्रैक्ट, आपको पूरी नॉलेज बात की होनी चाहिए तो ही रेटिफिकेशन वैलिड है, छिपा के रेटिफिकेशन करवाई तो वो गलत है। अब सुनो, एजेंट जाके ना महंगे रेटों पे डील कराता है मार्केट में, मेरा एजेंट है, मुझसे पूछे बिना डील कराता है, किस रेट पे, महंगे रेटों पे काफी, वरना तो मैं लायबल हूं नो डाउट, मैंने रेटिफाई भी कर दिया, ओके वैलिड। बाद में मुझे पता लगा एजेंट के घर का माल है, अपने मालिक यानी मुझे बेच रहा है, तो ये तो धोखा है ना सरासर। एजेंट अपना ही माल मालिक को दे रहा है, उसकी डील करके आया अपने ही माल की, तो ये सरासर क्या है, धोखा। इसे अपन ने रेटिफाई कर दिया तो केस कौन करेगा, एजेंट, उसी का माल है, वो केस कर ही नहीं सकता भैया, तूने धोखा देने की कोशिश की, अपना ही माल मेरे को देना चाहता है, गलत। समझे बात क्या है, ये वही बात केस है। एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा मुझे घर दिलवा दे कोर्ट कॉलोनी में बढ़िया, वो अपना ही घर बेचने की डील कर लेता है, कहता बढ़िया घर, इससे बढ़िया घर नहीं, मुझे क्या पता इसी का घर है, समझाई बात। तो ये सरासर क्या, ये फ्रॉड। मैं डील मानने से क्या कर सकता हूं, इनकार, क्योंकि पूरी बातें छिपा के मुझसे डील की गई है। रेटिफिकेशन लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट की होगी, मर्डर करने के कॉन्ट्रैक्ट, चोरी करने के कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल काम करने के कॉन्ट्रैक्ट की रेटिफिकेशन वैलिड। मेरे से पूछे बिना एक एजेंट डील कराया फीम खरीदने की, मैं कह सकता हूं ठीक है मेरी तरफ से डन, ना ना, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को आप कंफर्म नहीं कर सकते। 199 कहता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा, बीच बीच में से फायदे वाले को एक्सेप्ट और बाकी को रिजेक्ट आप नहीं कर सकते। एजेंट ने 4 डील की हैं, चारों एक्सेप्ट या चारों रिजेक्ट, फायदे वाली छांट छांट के नहीं। ओके, कहते हैं रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट शुड नॉट कॉज डैमेज टू थर्ड पार्टी। सुनो एक बात, रेटिफिकेशन का वर्ड का मतलब क्या है, खुद पे बात को लेना, खुद पे बात को लेना कि हाँ मैं जिम्मेवार, ऐसा ही है। मेरे से पूछे बिना डील कराया एजेंट, इसका मतलब क्या है, मेरा हाँ करने का मतलब ये है चलो भाई साहब कोई नहीं किया तो इसने गलत है पर मंजूर है, समझो मेरी तरफ से डील है, मतलब क्या, ओके मैं लॉस उठा लूंगा, नुकसान हुआ। लेकिन कोई बंदा मेरी तरफ से फायदे का डील करके आया, मैं उससे रेटिफाई नहीं कर सकता। सुनो क्या था, बड़ा अच्छा केस है और यहां से पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, अगर सुनोगे तो याद रहेगा। सुनो क्या हुआ, मैंने ना वीर को एक पट्टे पे घर दे रखा, दुकान दे रखी है सदर बाजार में, मान लो उसका
लीज रेंट अच्छा है, उसमें रूल है कि 6 महीने पहले नोटिस देना होगा वीर को अगर खाली करवानी है, तो ये रूल है। मैंने कोई नोटिस ही नहीं दिया, मेरा मूड खाली करवाने का है, मैंने वीर को कहा दुकान खाली कर, क्या सर 6 महीने का क्या देना पड़ता होता है लीगल नोटिस, आपने तो कोई नोटिस ही नहीं दिया खाली करने का, मैं इंतजाम और दुकान का कहां करूं। लेकिन मेरे कई बिना अनजान आदमी अंकुश, मैं नहीं जानता, अंकुश ने कोई नोटिस दिया होगा तो दुकान खाली करने का, किसको, वीर को कि दुकान खाली कर और खोल, ये दुकान खाली कर। बाद में मुझे ये बात पता लगी, मैंने कहा हाँ वेरीफाई रेटिफाइड, वो नोटिस अंकुश वाला समझो मेरा ही मान लो, नोटिस आ गया वीर तुम्हें 6 महीने पहले, अंकुश ने जो नोटिस दिया था, वैसे वो थ्राइस नहीं जानता भी नहीं, पर मैंने कहा मेरा ही है वो नोटिस, ये गलत, ये तो खुद के फायदे की बात होगी ना। रेटिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना, खुद का लॉस एक्सेप्ट करना, खुद के लिए नेगेटिव होना, ना कि पॉजिटिव। तो ये वही बात है कि लीज पे दे रखा था, नोटिस 3 महीने का जरूरी था, आपने आपके एजेंट ने नहीं दिया, एक अनजान ने दे दिया, और आपको जी मेरे ही तरफ से मान लो ये नोटिस, तो ये सही नहीं है। रेटिफिकेशन सेक्शन 200 कहता है खुद के लॉस के लिए, डैमेज के लिए, ना कि दूसरे के। चलो आगे चलो, एक्ट टू बी रेटिफाइड मस्ट बी विद इन द पावर ऑफ प्रिंसिपल, वो तो यही है, जो काम प्रिंसिपल की पावर में भी नहीं, तो क्या प्रिंसिपल उस काम को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं। एजेंट के वो काम जो प्रिंसिपल के बिजनेस से रिलेटेड है, प्रिंसिपल उन्हीं कामों को एक्सेप्ट कर सकता है, किसी और काम को नहीं। जैसे कंपनी है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है कि कंपनी डील करेगी किसमें, मैकेनिकल पार्ट सप्लाई करने में, रेलवे के और कोच बना के देगी। अब हमारा कोई डायरेक्टर है, वो डील कराए लोन देने की, क्या हमारी कंपनी का काम ऑब्जेक्ट है लोन देने का, नहीं, वो विदाउट पावर डील करा, कंपनी कहती मंजूर, शेयर होल्डर मीटिंग करके अप्रूव कर देती, यूनानिमस कंसेंट, यूनानिमसली मंजूर है, लोन देने का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, नहीं। कंपनी लॉ में क्लियर है, जो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगेंस्ट काम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वार्स, वो सारे शेयर होल्डर मिलके भी अप्रूव नहीं कर सकते, वो पावर के बाहर काम है। तो प्रिंसिपल की जो पावर के बाहर काम हो तो एजेंट डील करे वैलिड हो जाएगा। जब कंपनी का मेमोरेंडम ही नहीं अलाउ करता वो काम, तो एजेंट डायरेक्टर कोई डील कराए तो कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, रेटिफाई कर देगी, नहीं, नहीं कर सकती रेटिफाई, क्योंकि वो कंपनी यानी प्रिंसिपल की भी पावर के बाहर है। अर्शबरी रेलवे का केस है, ये कंपनी लॉ में मिलता है। प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में हो, हाँ ऐसा हो सकता है एक बच्चा दुनिया में आया नहीं, उसके आने से पहले उसकी तरफ से कोई प्रॉपर्टी की डील कर ली, क्या उस डील का कोई मीनिंग है, नहीं। प्रिंसिपल जब तक एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उसकी तरफ से कोई एजेंट कैसे बन जाएगा, अगर वो डील करेगा तो प्रिंसिपल पे बाउंड है, नहीं। कंपनी बनी ही नहीं, प्रमोटर ने डील कर ली, लो तो कहता है प्रमोटर किसका एजेंट, जब कंपनी बनी ही नहीं। पर लेकिन दिक्कतें आपको पता है, फिर तो कंपनियां ही नहीं बनेंगी, क्योंकि शुरू के सारे काम कौन करता है, प्रमोटर। बाय लॉ एजेंट की तरह मान लिया जाता है, वैसे एजेंट होता नहीं जब कंपनी नहीं बनी, और कंपनी बनने के बाद उसे अडॉप्ट कर ले उस कॉन्ट्रैक्ट को तो वैलिड, रिजेक्ट कर दे तो बेकार हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी में ये पावर होती है। ओके, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो, हाँ, एजेंट माइनर हो कोई बात नहीं, पर प्रिंसिपल क्या हो, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ ना हो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो किसका होना है, थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल का। इसलिए थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल क्या होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक, एजेंट जैसा भी हो। रेटिफिकेशन विद इन टाइम कर दो और सामने वाले को बता दो क्या मंजूर है, ये एजेंट ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट किया, पावर में तो नहीं था पर मैं रेटिफाई करता हूं, मंजूर है, तो ये बात कम्युनिकेट कर दो। और इन केस ऑफ रेटिफिकेशन ट्रांजैक्शन वैलिड कब से होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन, बट फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, भाई नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रेटिफिकेशन, ये बता चुका ना, शुरू से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। 1 जनवरी से डील की एजेंट ने, हम 15 तारीख को कहते हैं हमें मंजूर है, तो मंजूर 15 को बोला है रेटिफिकेशन, पर अप्रूव कहां से हो जाएगा, शुरू से 1 जनवरी से, यही कह रहा है। शुरू से ही रेटिफिकेशन होगी, ठीक है। द एमडी कंपनी का डायरेक्टर पावर नहीं है, एक्सेप्ट एन ऑफर बाय एल, एल ने कोई ऑफर किया, कंपनी के डायरेक्टर ने मान लिया, बाद में एल अपना ऑफर क्या करता है,
विड्रॉ करता है, इज नॉट ऑथराइज्ड टू डू कॉन्ट्रैक्ट्स बट कंपनी रेटिव। अब देखो क्या हुआ, कंपनी का डायरेक्टर को डील करता है सामने वाले से और कंपनी उसे रेटिफाई कर देती है, तो सामने वाला बाउंड है, वो नहीं पीछे। हमारी कंपनी की तरफ से हमारे एमडी ने डील की, कंपनी ने उसे क्या कर दिया, रेटिफाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसका हो गया, कंपनी का। सामने वाला ना मानेगा तो उस पे एक्शन हो सकता है, एल पे यस हो सकता है। एक्सेप्ट किया कंपनी ने एमडी के कॉन्ट्रैक्ट को, एमडी ने जो कंपनी के लिए किया था, कंपनी ने उसे रेटिफाई किया, तो कॉन्ट्रैक्ट ही किसका हो गया, कंपनी का। अब सामने वाला पीछे नहीं हट सकता, उस पे एक्शन होगा। तो ये बात बटन पार्टनर वर्सेस लैम्बर्ट में डिसाइड हुई, शुरू से वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। एजेंट की अथॉरिटी नॉर्मली क्या है, वो सारे काम कर सकता है जो प्रिंसिपल ने उसे बताए हैं, उसके लिए जरूरी है। बताया ना, हमने पैसा इकट्ठा करने के लिए लखनऊ में एजेंट को कह दिया पैसा इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा करने के लिए कभी केस भी डालना पड़े तो क्या वो वकील हायर कर सकता है, यस। पैसा मांगने के लिए टैक्सी में जाना पड़ जाए, दूर है डेटर का घर, तो जा सकता है, यस। खर्चे हमसे लेगा, यस। क्लियर। जो भी लीगल काम करने के लिए खर्चे, मान लो मैं बता रहा हूं वो होम स्टे है, वहां पे अंधेरी अंधूरी आ जाए, वो टेम्पररी शेड था वो उड़ गया थोड़ा बहुत, तो वो बंदे बुला के उसको दोबारा सेट करेगा, तो खर्चा हमसे लेगा एजेंट, और क्या, खर्चा क्यों नहीं लेगा, लेगा। अंडरस्टूड है, खर्चे वो वसूल सकता है। ठीक, किसी एजेंट को कहा शिप बनाना है, बोट बनानी है, तू बनवा दे, एजेंट को कहा। तो बोट बनाने के लिए लकड़ी टिम्बर चाहिए, तो खरीदने की पावर है, और क्या, तो बोट अपने आप थोड़ी बन जाएगी, समझे। हमने एक बंदे को कह दिया यार प्लॉट की रजिस्ट्री करवानी है, तू करवा दे यार, जो भी है काम तू कर। उसका मतलब क्या है, उस काम को करवाने के लिए कोई चलान भरना है, कोई रजिस्ट्री लिखनी है, कोई ये सारे काम करेगा, वो खर्चे हमसे लेगा, यस। इमरजेंसी में एजेंसी बता चुका हूं, सेक्शन 189, टोमेटो बेचे, रेलवे ने क्या बेच दिया, बटर बेच दिया, फिनलैंड रेलवे, पढ़ा ना पढ़े। ये अथॉरिटी डेलीगेशन की बातें करते हैं, आगे जानी नहीं चाहिए पावर, एजेंट सोच समझ के रखते हो। पर ट्रेंड ऐसा है कि एजेंट आगे एजेंट बनाता है, काम इतना स्किल वाला है नहीं, उस एरिया में सबको पता है कि आगे एजेंट क्या बनाता है, सब एजेंट, तो आगे या पावर आगे किसी को देता है, तो इसमें गलत क्या है, बिल्कुल वैलिड है, सही है, सब जगह। ये तो एजेंट तो आगे एजेंट बनाते ही हैं। आप देख लो भगवान के दर्शन करने हो तो वहां भी कई कई एजेंट बीच में दर्शन करवाने वाले, तो एक बंदा बिठा के लेता है, चलो जी आपको यहाँ दर्शन करवाता हूँ, आगे जाके वो रुक जाता है, दूसरे बंदे को बता देता है भैया इनको आगे लेके जा। 3-3 4-4 आदमी एजेंट होते हैं, ये तो है ही है, ट्रेंड है। तो अगर ट्रेंड है उस एरिया का, तो एजेंट आगे सब एजेंट बनाए तो वो वैलिड है, गलत नहीं है। कस्टम है, रिवाज है उस एरिया का, सब एजेंट बनाए जाते हैं। जैसे अंडर राइटर का एग्जाम्पल दे रहा है, कंपनी शेयर बेचने की जिम्मेवारी देती है, तो वो अंडर राइटर आगे क्या बनाता है, सब एजेंट। प्रिंसिपल खुद ही नहीं रोक रहा आगे एजेंट बनाने को, तो अंडरस्टूड है, बनाया जाएगा एजेंट। कोई ऐसा काम नहीं, मशीन मिनिस्ट्रियल वर्क है, इसमें कोई स्किल की खास जरूरत नहीं, तो आगे सब, जैसे मान लो डिब्बे पैक करने के लिए बंदे को कहा, वो आगे किसी से डिब्बे पैक करवा ले, तो कोई दिक्कत है? डिब्बे पैक करने में कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत है, स्किल की जरूरत है? नहीं। तो ऐसे काम अक्सर सब एजेंट बनाए जाते हैं, और आगे जो एजेंट बनाया जाएगा वैलिड होगा। इमरजेंसी में तो अक्सर बनाए ही जाते हैं। सब एजेंट कौन होता है एक्चुअल में? एजेंट आगे किसी को एजेंट बना लेता है, वो वैसे तो प्रिंसिपल के थ्रू एजेंट नहीं है, वो एजेंट का एजेंट है। यहां जो मेन एजेंट है वो दो कैपेसिटी में काम कर रहा है, प्रिंसिपल के अंडर एजेंट है, और सब एजेंट के लिए क्या है, प्रिंसिपल की तरह काम कर रहा है। वो कमीशन किससे लेगा? प्रिंसिपल से। आगे किसको देगा? सब एजेंट को। ऐसे अगर वो लीगली सही पॉइंटेड है, एरिया का ट्रेंड है, सही से पॉइंटेड है, तो सब एजेंट जो काम करेगा प्रिंसिपल लायबल होगा। हाँ, प्रिंसिपल लायबल होगा। एजेंट भी जिम्मेवार होगा सब एजेंट के कामों के लिए, यस तूने ही रखा है, वो भी लायबल होगा। तो सब एजेंट प्रिंसिपल के लिए लायबल है। वैसे तो वो सीधा किससे जुड़ा हुआ है? अपने एजेंट से, प्रिंसिपल से नहीं। तो सब एजेंट एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एजेंट किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मली। लीगल पोजीशन वेयर सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, यहां नॉट वर्ड है, नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, मिस प्रिंटिंग है। चलो कल देखते हैं इसको और आगे पढ़ के आओ, इसको ये पढ़ के